नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। अब आप देखिए ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। गौशाला में इस समय हम मौजूद हैं। ये जो गौशाला है सीहोर जिले की ग्राम पंचायत भावखेड़ी में स्थित है। यहाँ हम अंदर चल के देखते हैं किस तरीके से संचालित हो रही है, किस तरीके से इसको जो है संचालित किया जा रहा है। कन्हैया गौशाला में इस समय हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सहायता समूह की महिलाएं हैं यहाँ पे जो है गायों की सेवा कर रही है। ये देख सकते हैं कितनी गाय यहाँ पर बनी हुई है। इनको चारा किस तरीके से मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम आपको सब दिखाएंगे। ये जो गाय है कम से कम बताया जा रहा है कि यहाँ कम से कम 100 गाय है। और ये देखिए किस तरीके से महिलाएं जो हैं, जो स्वसहायता समूह की जो महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, चारा डाल रही है। यहाँ पास में ही शासकीय जमीन जो है गौशाला की जो जमीन है उस पर जो है चारा उगाने का काम भी किया जाता है। मनरेगा के तहत ये गौशाला जो संचालित है और ये जो है मनरेगा से इनको तो मजदूरी भी मिलती है, पेमेंट भी मिलती है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? जी, कहाँ रहती हैं? मैं ग्राम भावखेड़ी में रहती हूँ। अच्छा, ये गौशाला अब चलाती कितनी महिलाएं आप? मैं ग्राम संगठन के अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। और गौशाला का संचालन भी करती हूँ। और हम 20 महिलाएं यहाँ पे आती हैं काम करने के लिए। तो हम 4 दीदी तो गौशाला में साफ सफाई में लगती है और 8 दीदी हमारी जो थी वो मनरेगा में काम करती है। और ये गाय का बरसिंग भी बुई है। दूध देने वाली गाय कितनी है आपके पास? दूध देने वाली गाय 2 गाय हैंगी। 2 टोटल कितनी गाय है आपके पास? हमारे पास 114 गाय हैंगी। अच्छा, महिलाओं को जो है आप यहाँ काम करती है, किस तरीके से मजदूरी मिलती है आपको? उनके जो ना अंदर काम करती है उनको दिन रोज मिलते हैं। और मनरेगा में काम करती है उनको 193 रुपये मिलते हैं। 193 रुपये मिलते हैं सर। किसी प्रकार की और भी प्रोडक्ट यहाँ बनाए जाते हैं? यहाँ पे हम दीपक अगरबत्ती का भी काम करते हैं। हाँ। गमले भी बनाते हैं और कोपास्ट की लकड़ी भी बनाते हैं। हाँ। और कंडे भी बनाते हैं, हम बेचते हैं। हाँ, और हमने सब्जी भाजी भी लगाई है, वो मार्केट ले जा रहे हैं मनरेगा की तरफ से। पीछे? हाँ, पीछे लगाई हुई। चलिए दिखाइए। हाँ। और उधर क्या एक प्रकार में हमारा संतरा मौसम भी लगा हुआ है। हाँ। जाम नींबू भी लगाया हुआ है। अच्छा, मार्केट में ले जाते हैं आप, अच्छा दाम मिल जाता है आपको? हाँ, अभी तो अच्छा दाम मिलते हैं क्योंकि कम बिक्री अभी हम बाहर धनिया और मेथी वो पालक जाती है मार्केट। अच्छा, ये गौशाला से आप प्रोडक्ट बनाती है, इसी की जमीन पे आप सब्जी उगाती है, कितनी आमदनी आपकी हो जाती है? आमदनी अच्छी हो जाती है। आप कहाँ रहती हैं आप? भावखेड़ी में। अच्छा, ये इसी गांव में रहती हैं। हाँ। कब से ये संचालन कर रही हैं आप इनका? सर, इनको 4 महीना होगा। अच्छा, क्या पेमेंट मिल गई आपको? 193 रुपये रोज मिलते हैं। कहाँ से मिलता है पैसा? मजदूरी मनरेगा से? पर आप देख सकते हैं कि माधव गौशाला की जो स्थापना हुई थी वो सन 1926 में हुई थी, जब यहाँ गवर्नर स्टेट हुआ करती थी। लगभग इस गौशाला को 95 साल के लगभग करीब हो चुके हैं और इसका जो संचालन आज तक समिति के सदस्य द्वारा किया जाता है और जन भागीदारी से किया जाता है। हालांकि शासन द्वारा इस गौशाला को पर जो है गाय पर अनुदान भी मिलता है मात्र 2.5 रुपये का, लेकिन इतनी बड़ी गौशाला है उसको 2.5 रुपये का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर 750 गायें हैं और इसके अलावा जो है 250 जो है बछड़े और बैल है। हमारे साथ जो है यहाँ के अध्यक्ष जो है मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि यहाँ जो है गौशाला कब से संचालित हो रही है और कितने सदस्य जो समिति के सदस्य? ये गौशाला ग्वालियर राज्य के समय से 1926 से स्थापना हुई थी, तभी से संचालित हो रही है और जन भागीदारी से ये चलती है, लोगों की दान से। और इसको वर्तमान में शासन की ओर से अनुदान प्राप्त होता है, लेकिन वो रख रखाव और उनके भरण पोषण के हिसाब से अपर्याप्त है। यहाँ लगभग 20 कर्मचारी प्रतिदिन काम करते हैं और उनकी वेतन और उनके पशुओं का भोजन के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमें जनता का दान से, सहयोग से पर्याप्त राशि मिल जाती है और हम इसका कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। लेकिन यदि अनुदान की राशि बढ़ती है तो शायद हम और अच्छी तरह से गौ माता की सेवा कर सकें। इस समय लगभग 750 पशु हमारे यहाँ हैं और जिसमें से गायें 500 के लगभग हैं और बाकी नर बैल और बछड़े हैं। और हम
इनको दिन भर जो अशक्त पशु हैं, लूले लंगड़े बीमार, वो यहाँ रहते हैं और शेष पशु जंगल में जाते हैं, शाम को 5 बजे तक लौटते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है किस प्रकार से जो ना पशुओं को रखा जाता है। आप एक नज़ारा यहाँ देखिए, यहाँ पर 750 गौ माता है, जिसमें 500 जो है गौ माता है और जो है 250 बैल या बछड़े रखे जाते हैं। यह पूरी साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की जाती है। साथ ही इनके उपचार के लिए डॉक्टर्स की व्यवस्था भी रहती है। अधिकतर इस गौशाला में जो बीमार है, जो लंगड़ी लूली गाय है, लावारिस गाय है, उनको भी ये गौशाला द्वारा यहाँ पर रखा जाता है। समय समय पर उपचार भी किया जाता है। साथ ही अगर बात कर ली जाए यहाँ पर छोटे जो बछड़े हैं उनकी बात कर ली जाए तो इनको भी जब इनकी डिलीवरी के समय अगर गौ माता अगर मर जाती है या शांत हो जाती तो इनको बाटलों के द्वारा जो है दूध पिलाया जाता है और जो इनको बड़ा किया जाता है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो बछड़े हैं, देखिए आप कितने खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ की व्यवस्था भी आप देख लीजिए, पूर्ण रूप से जो व्यवस्था साफ सफाई की। यहाँ पर जो है 20 कर्मचारी काम करते हैं और 20 कर्मचारी के लिए यहाँ पे समिति द्वारा उनको अपने आर्थिक बजट से या लोगों की आर्थिक जो है बजट जो रहता है उनको भी जो उन्हीं के माध्यम से यहाँ दी जाती है, जन सहयोग के माध्यम से दी जाती है। 20 से 25 सदस्य यहाँ पर कार्यरत हैं और उनका जितना भी खर्चा है वो समिति द्वारा उठाया जा सकता। आप इधर भी देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक जो है पूरी व्यवस्था है बढ़िया। पानी की व्यवस्था भी पर्याप्त है, साथ ही घास की व्यवस्था भी पर्याप्त है। और यहाँ पर जो गाय को रखा जाता है बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाता है। समय समय पर इनका उपचार के साथ इनको नहलाना धुलाना सब प्रकार की व्यवस्था गो अभयारण्य में की जाती है। बैरसिया में हुई सैकड़ों गायों की मौत के बाद आखिर सवाल ये उठता है कि इन गायों की दुर्दशा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि गौशालाओं में गायों की मौत हो जाती है और उनका अपमान किया जाता है। जर्जर अवस्था में गौशालाएं होती हैं और उनमें लगातार ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि गौशालाओं में गाय आखिर आती कहां से हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैं इस वक्त मौजूद हूं भोपाल के अन्ना नगर इलाके की एक कांझा हाउस में, जो कि नगर निगम द्वारा संचालित है। ये गायों का जेल भी आप इसको कह सकते हैं। जो आवारा पशु घूमते हैं उनको नगर निगम की गाड़ियां जो है वो यहाँ पर लेके आती हैं। लगभग 15 दिनों तक ऐसे 7 कांझा हाउस भोपाल के नगर निगम द्वारा अलग अलग इलाकों में संचालित हैं। वहां पर इन गायों को रखा जाता है। इनके मालिक अगर आते हैं दावा करने तो उनको कुछ जुर्माने की राशि के बाद उन्हें सौंप दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर 90% गाय ऐसी हैं जिन्हें लेने वापस कोई नहीं आता। और ऐसी ही कांझा हाउस में यानी गौ जेलों में ये गाय जो है वो बंद रहती हैं। 15 दिनों बाद इन्हें गौशाला शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन इनमें से अगर हम बात करें तो 84 गाय इस वक्त इस कांझा हाउस में मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर वे पशु हैं जिनको जो दूध नहीं देते, जो किसानों के लिए या इनके मालिकों के लिए अनुपयोगी हो गए हैं, उनको आवारा छोड़ दिया गया था और उनको ही नगर निगम की गाड़ियां शहर के अलग अलग इलाकों से जो है वो यहाँ कांझा हाउस में लेकर आई हैं। इंसानों के बीच बढ़ती नफरत के बीच हमने फिल्मों में जानवर और इंसान का प्रेम तो देखा है, लेकिन रील से हटकर रियल का एक वाकया हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी भावुक करेगा और आपको भी सोचने पर मजबूर करेगा। जी हाँ, खंडवा में एक ऐसा ही वाकया आया है जहां एक परिवार ने एक डॉगी को अपने परिवार का सदस्य माना और उसके इस दुनिया में नहीं रहने के बाद अपने घर में ही उसकी समाधि भी बनाई। इंसान और जानवर के बीच का यह प्रेम किस तरह पनपा उस परिवार के सदस्य ही जानते हैं। आपका परिचय दीजिए और ये बताइए कि टफी कब से जुड़ा आपके साथ, किस तरह के भाव उसके साथ रहे आपके? मैं श्रीमती शशि जायसवाल, रवि जायसवाल, वाइफ ऑफ रवि जायसवाल, और सूरजकुंड स्कूल में शिक्षिका हूँ मैं। टफी के साथ हमारा बहुत करीब 16 साल से लगाव रहा है। बच्चे शौक में ले आए थे उसे, तब तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि अब मैं इसकी केयर कैसे करूँगी। पर धीरे धीरे उसके साथ रहते हैं, उससे इतना लगाव हो गया कि अब उसके विछोह में हमको बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम कैसे रहें। तो उसकी याद को हमेशा बनाए रखने के लिए हमने घर में ही उसकी समाधि बनाई है और उस समाधि के प्रतीक स्वरूप हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे ही बीच है
और हमारे साथी हैं। किस तरह से जुड़ाव था उससे? हाँ, उससे हमें बहुत जुड़ाव था, घर के एक सदस्य जैसा। मैं उसे अपने बच्चे की तरह ही रखती थी और सभी लोग उसे इतना स्नेह करते थे। वस्त्र हो, चाहे भोजन हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले हम टफी के लिए ही लाते हैं हर चीज़। तो खंडवा का वसला विहार है और यहाँ जो घर है वहाँ टफी की समाधि बनी हुई है। सब टफी जब इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या किया आपने, किस तरह से जो कार्यक्रम होते हैं किस तरह से किया? जब ये टफी नहीं रहा तो सबसे पहले तो हम लोग विधि विधान के साथ इसका अंतिम संस्कार किया और यहीं आंगन में हमने इसको अपना समाधि बनाई। उसमें करने के बाद उसको 13 दिन बाकायदा उसका जो भी भारतीय रीति रिवाज के साथ, हिंदू धर्म के साथ जो जो चीज़ उसको खान पान में लगती थी वो चीज़ हमने बाकायदा 13 दिन दिया। उसके बाद मेरा बेटा 10वें दिन ओंकारेश्वर में जाके उसकी याद में बाल देने के साथ पूरा पिंड दान करके हुए आया। इस तरह हमने पूरा संस्कार उसका निभाया। खंडवा की निकल कर सामने आई है जहां एक परिवार ने एक मूक प्राणी को आसरा दिया और न सिर्फ उसे अपने परिवार का सदस्य माना बल्कि उसके इस दुनिया में नहीं रहने के बाद अपने घर में ही उसके लिए समाधि भी बनाई। खंडवा के एक परिवार ने अपने प्रयासों से एक संदेश देने की कोशिश की है और इसमें संदेश यह छुपा हुआ है कि जिस तरह से हम अपने परिवार के सदस्यों से स्नेह करते हैं वैसे ही मूक प्राणियों से भी स्नेह और अपनत्व बनाए रखें तो प्रकृति के साथ संतुलन बना रहेगा। इस वक्त हम कांकेर के पुलिस अधीक्षक में खड़े हैं, जहां आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो है पूरे रेत हाईवा के मालिक है और बालोद रेत परिवहन संघ के लोग जो है कुछ ज्ञापन देने आए। क्या उनकी समस्या है, क्या उनकी मांग, उनसे बात करते हैं। वे आप कलेक्टेड क्यों पुलिस प्रेस आए? हाँ, पुलिस अधीक्षक क्यों आए? हम लोग रेत के खदान में अवैध वसूली के नाम से यहाँ आए हुए हैं। ज्ञापन वहाँ जैसा सरकारी रेट वहाँ 1750 का है तो उसके जगह में 4500 रुपया लिया जा रहा है और बीच बीच में बिना रॉयल्टी के गाड़ी छोड़ दिया जाता है, जो कि हम हाईवा मालिक चाहते हैं कि बिना रॉयल्टी के गाड़ी आप खदान से छोड़े ही ना, जिससे अवैध परिवहन का कोई समस्या आने का बात ही नहीं हो सकता। और कभी कोई अवैध परिवहन गाड़ी पकड़ी जाती है तो जिस खदान से माल भरा है जितना परिवहन करने वाले के ऊपर जुर्माना किया जाता है उतना दोषी खदान वाला भी होता है, खदान वाले के ऊपर भी उतना ही अर्थदंड किया जाना चाहिए। शासन का रेट कितना है और जो वहाँ के जो मालिक है कितना रेट लगा रहे हैं, किस प्रकार से? शासन का रेट हमारे जानकारी में 1750 रुपए का है, लोडिंग प्लस रॉयल्टी का। लेकिन वहाँ के खदान मालिक, अभी हम एक दो ड्राइवरों से और रोक के पूछे कि आज के डेट में कि आपसे कितना पैसा लिया गया है, तो उनका कहना है कि 4500 रुपए लोडिंग प्लस रॉयल्टी का हमसे लिया गया है। ये चाहते हैं कि जो भी सरकारी रेट निर्धारित हुआ है और जो रॉयल्टी हर ट्रिप में दिया जाए और सरकारी रेट जो निर्धारण है उस हिसाब से हाईवा मालिक से पेमेंट लिया जाए। हाँ, या आप कुछ बोल रहे थे, आप भी कुछ बता रहे थे, आप भी बताएं। मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोग अवैध परिवहन के नाम से हमको रेत माफिया बोला जाता है, जबकि खदानों से जो माल निकलता है तो खदान वाला भी उतना ही दोषी है क्योंकि वो लोड करके हमको देता है। तो जितना अर्थदंड हम हाईवा मालिकों को दिया जाता है उतना ही अर्थदंड खदान मालिकों से भी दिया जाए। भोपाल को तालाबों के नाम से जाना जाता है और जिसमें बड़े तालाब पूरा देश में मशहूर है, लेकिन बड़े तालाब पर 8 करोड़ से बना फ्लोटिंग फाउंटेन, उसकी क्या दुर्दशा हो रही है ये मैं आपको दिखाता हूं। भोपाल के बड़े तालाब के किनारे पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर 2 साल पहले कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 8 करोड़ रुपए की लागत से फ्लोटिंग फाउंटेन, जो कि म्यूजिकल फाउंटेन है, उसकी शुरुआत की थी। लेकिन 2 महीने में ही इस पूरे फाउंटेन के कार्यक्रम ने, योजना ने दम तोड़ दिया और इस पर सरकारी लापरवाही जो है वो भारी पड़ गई। आप देख सकते हैं कि बड़े तालाब के किनारे एक दर्शक दीर्घा बनाई गई थी, पूरा का पूरा स्टेडियम बनाया गया था 8 करोड़ की लागत से, और म्यूजिकल फाउंटेन जो है, फ्लोटिंग फाउंटेन, उसको यहाँ पर बड़े तालाब पर लगाया गया था, जिसमें रोज जो है दर्शकों के लिए, आने वाले पर्यटकों के लिए रोज एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, प्रदर्शनी लगाई जाती थी, लघु फिल्म आयोजित की जाती थी। लेकिन आज जो है ये पूरा का पूरा जो फाउंटेन है, देखिए आप, ताला लगा हुआ है मेन गेट में और स्थिति ये है कि ताले में भी अब जंग लग चुकी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 8 करोड़ रुपए की गनीमत क्या है और अधिकारियों ने किस तरह इस पूरी योजना को जो है
वो पलीता लगाया हुआ है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन के बोर्ड लगे हुए हैं। अंदर जो एंट्री है वो बंद की गई है, प्रोहिबिटेड की गई है और किसी भी तरीके से अंदर जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी लिखा हुआ ये बोर्ड में है। तो साफ जाहिर है कि जहां पर्यटकों के लिए, भोपाल को मान देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई थी, वो नगर निगम के अधिकारियों की अनदेखी के चलते अब दम तोड़ चुकी है। लेकिन ये अब कब शुरू होगा और योजना की शुरुआत आखिर कब होगी, इसकी दोबारा कब ये फाउंटेन जो है वो दर्शक देख सकेंगे, इसका जवाब और योजना किसी के पास नहीं। छत्तीसगढ़ का मौसम इस समय बदला हुआ। देर शाम से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सर्द हवाएं चल रही है और तेज सर्द हवाओं ने यहाँ के मौसम में भारी ठंडक ला दी है। एक बार फिर लोगों को शीतलहर का एहसास हो रहा है। यहाँ पर तापमान तेजी से गिरा है और यहाँ पर देर रात जो तापमान दर्ज किया गया है वह 8 डिग्री सेल्सियस तक था। वहीं सरगुजा में छोड़कर सभी स्थानों पर मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश होने की संभावना जताई है। जो तेज सर्द हवाएं चल रही है उसके साथ पूरे प्रदेश में सरगुजा संभाग को छोड़कर तेज बारिश हो सकती है और साथ ही 15 फरवरी तक मौसम यूं ही ठंडा रहने की संभावना भी जताई गई है। यहाँ पर कई स्थानों पर, कई संभागों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही जो ओले गिरने की संभावना बिलासपुर संभाग में जताई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का मौसम इस समय बदला हुआ और शीतलहर की चपेट में है। लोग घरों में दुबके हुए हैं, ठंड से बचने का असफल प्रयास करते नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी 15 फरवरी तक मौसम यूं ही रहेगा और इसके बाद तापमान में जो न्यूनतम तापमान है वो 20 डिग्री के ऊपर जाएगा। तो ऐसे में जो गर्मी उस समय एहसास होगा तब लोगों को राहत मिलने की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर जो है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है और इस समय आप राजधानी भोपाल का जो मौसम है उसकी मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि सुबह के वक्त ही जो है काफी तेज धूप राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ने लगा है। भोपाल में गुरुवार दोपहर तेज ठंडी हवा चली थी। इसमें 2 घंटे में ही पारा जो है 4.5 डिग्री गिर गया था। दोपहर 3:30 बजे तकरीबन 28.3 डिग्री पर था, जो लुढ़क कर शाम 5:30 बजे 23.8 डिग्री पर पहुंच गया था। राजधानी में तेज हवा का दौर दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हुआ, जो लगातार 4 घंटे तक चला। इससे कई ऐसे जो यातायात सिस्टम है वो काफी प्रभावित हुए। वहीं अगर हम भोपाल की अगर बात करें तो सुबह से ही जो है सूरज देवता ने राजधानी भोपाल में दर्शन दिए हैं। वहीं इसके साथ ही कल जिस प्रकार से काफी तेज हवा देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं जो फ्लाइट है वो अपने निर्धारित समय से काफी देरी से हुई है और कई जो ट्रेनों का आवागमन है जो उनका निर्धारित समय था वो तकरीबन 2 से 3 घंटे की देरी से चली है। फॉग जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में हालांकि नजर नहीं आ रही है, लेकिन मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में और भी कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो तेज ठंडी हवा मध्य प्रदेश में चलती हुई नजर आएगी, जिससे एक बार फिर से ठंडी जैसा एहसास होने लगेगा। ग्वालियर में शादी समारोह का सीजन शुरू हो चुका है। इसके चलते बाज़ारों में जो है भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं कोविड यदि की बात कर लें तो कोविड के जो कोरोना के प्रति लापरवाही है वो लगातार यहाँ पर नज़र आ रही है। तमाम सारे लोग जो यहाँ पर शादी की खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं अपने परिजनों के साथ में, महिलाएं पुरुष सभी लोग जो है यहाँ पर बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं, देखे जा सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ पर पूरा जो है नज़ारा यहाँ का दिखाएं। सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में महिलाएं पुरुष यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। लेकिन मास्क की यदि बात कर रहे हैं तो 10% लोगों के चेहरे पर ही मास्क यहाँ पर नज़र आता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो ढील दी गई है उसका यहाँ पर साफ तौर पर नाजायज़ फ़ायदा, बेजा फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैं बता दूं कि इससे पहले जो है साफ तौर पर जो केसों की संख्या है, कोरोना केसों की संख्या है वो
कम हुई है, तो इसके चलते प्रशासन की ढील है वो लगातार यहाँ पर दी जा रही है। तो इसके चलते जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाह हुए हैं कोविड के प्रति। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से ये देखते हैं। माता जी, आपका मास्क कहाँ है? कोरोना भी गया नहीं है? मास्क कहाँ है आपका? मास्क रास्ते में गिर गया। बिल्कुल रास्ते में गिर गया है, इनका ये कहना है कि रास्ते में गिर गया है। मैडम, आपका मास्क कहाँ है? कोरोना भी गया नहीं है, आपको पता है, और हम में से तमाम सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया है, तो क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, सॉरी, गलती हो गई। बिल्कुल, आपका मास्क कहाँ है मैडम? भीड़ की, ये चुन्नी बांधे थे भीड़ की। बिल्कुल, चुन्नी बांधे थे और मास्क नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर लापरवाही बरत रहे हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी मैडम, आपका मास्क कहाँ है? कोरोना भी गया नहीं है? आपके बच्चे के चेहरे पे भी मास्क नहीं है। बिल्कुल, तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि गलती कहीं ना कहीं गलती पर हैं, तो इसलिए जवाब भी नहीं है। और दूसरी बात, बच्चे हैं, बच्चे जो हैं, बच्चों के प्रति जो लापरवाही कहीं ना कहीं बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। कोरोना का दोबारा से जो है संक्रमण यहाँ पर फैलने का खतरा लगातार दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह है कि प्रशासन इसको किस तरीके से रोकेगा। हालांकि इससे पहले प्रशासन ने सख्ती की थी, लेकिन अब जो है कर्मचारी जो कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाते थे वो यहाँ से गायब हैं। गुना में लगातार हालात खराब रहे, चाहे डेल्टा वेरिएंट रहा हो, चाहे पहले कोरोना का वेरिएंट रहा हो। इस टाइम हम जज्जी बस स्टैंड पर गुना के पे खड़े हुए हैं। हम देखना चाहेंगे, रियलिटी टेस्ट करना चाहेंगे बस में क्या स्थिति है। बस इंदौर के लिए जा रही है, लोग कितना पालन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भदौरिया। कहाँ जा रहे हैं आप? इंदौर। मास्क को लेके आपको कम से कम सचेत रहना चाहिए, पढ़े लिखे दिख रहे हैं आप। सर, क्या नाम है आपका? ये लोग यहाँ पर बिल्कुल भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा, हमारे कैमरामैन से बोलना चाहूँगा वो दिखाएं किस तरीके से लोग बिल्कुल मास्क से बेखबर हैं। ये आपका क्या नाम है? आपको पता है कि कितना स्वास्थ्य लोगों का खराब हो रहा है कोरोना को लेके, कितनी एहतियात सरकार के द्वारा बरतने का बोला जा रहा है, फिर भी आप मास्क नहीं लगा के बैठे हुए हैं। मास्क लगा लीजिए आप, है ना। और भी हम दिखाना चाहेंगे। ये दादा, ये क्या नाम है दादा आपका? शिवचरण जी। लगातार इतने लोग एक्सपायर हो गए, हॉस्पिटलों में बहुत ज्यादा बीमारी का संकट रहा, आपके घर से भी कोई ना कोई बीमार रहा होगा, तो मास्क लगाना जरूरी क्यों नहीं समझते आप? मास्क जरूरी है तो लगाइए ना। आप लगा कर रखिए प्लीज। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ लोग बड़े बेखबर हैं। जब हम यहाँ पर रियलिटी टेस्ट के लिए आए तो यहाँ पर ये पाया गया कि लोग बड़े बेखबर हैं बीमारी से, उन्हें कोई वास्ता नहीं है कि आगे जाके क्या स्थिति गुजरेगी। जिले के लिए राहत की बात है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी 400 मामले से ज़्यादा प्रतिदिन कहीं ना कहीं संक्रमण के सामने आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सावधानी है लोगों को बरतनी चाहिए। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हुए थे और यही वजह थी कि जो कोरोना के केस हैं उनमें कमी आई। और जहां 900 साढ़े 900 केस प्रतिदिन आ रहे थे, वहां अब 400 और 450 केस जो है वो प्रतिदिन आ रहे हैं। लेकिन लोगों को ये ध्यान रखना है कि सावधानी अभी भी उनको बरतना है। तमाम तरीके के अभियान स्वास्थ्य विभाग चला रहा है, पुलिस विभाग चालानी कार्रवाई जो है वो चौराहों पर कर रहा है और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो है वो सड़कों पे मास्क में नज़र आते हैं। इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग जो है वो जागरूक हुए हैं और सड़कों पर जो है वो मास्क के साथ नज़र आते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं संक्रमण की रफ्तार जो है वो कम हुई है। और एक बार फिर सावधानी की आवश्यकता है। जिस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए वो लोग बरतें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और सुरक्षित रहें। यही जो है कहीं ना कहीं संक्रमण की रफ्तार को कम करेगा। उज्जैन में जहां एक और कोरोना संक्रमण दर कम हो रही है तो वहीं शहर में लापरवाहियां भी बढ़ चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ लोग मास्क पहने तो कई लोग बगैर मास्क के भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम कोरोना हेल्थ बुलेटिन की बात करें तो उज्जैन जिले में अब कोरोना संक्रमण दर 7.5% हो गई है, जो कि एक समय में 10% से अधिक थी। वहीं 2000 लोगों की जांच में अब महज 150 लोग भी पॉजिटिव आए हैं।
यदि हम पुराने आंकड़ों की बात करें तो 250 से अधिक लोग रोजाना पॉजिटिव आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण दर कम दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोग मास्क कम पहने दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। दादा, मास्क नहीं लगाया आपने? बस लगा रहा हूँ, 2 मिनट। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो लापरवाही है वो साफ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं लोग लापरवाह कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा जो रोको टोको अभियान चलाया गया था उसमें भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। ये जो लोगों की लापरवाही है आगे चल के घातक बन सकती है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 2454 प्रकरण आए हैं। प्रकरण कम हो रहे हैं, लेकिन बात करें मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। आज भी यहाँ पर 14 लोगों की मौत हुई है। तो छत्तीसगढ़ में लापरवाही लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही और बेपरवाही से यहाँ पर जो प्रकरण बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस समय 5.62% पॉजिटिव दर हो गई है, ये कम हो गई है और 4% के ऊपर बोला गया था कि वहां पर सारी गतिविधियों को रोका जाएगा। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ इस समय आम जनजीवन की तरह जी रहा है। जिस तरीके से लोगों को देखेंगे आप, कहीं भी लोग मास्क नहीं पहन रहे। कई लोगों को आप देखेंगे तो चेहरे पर मास्क कुछ लोगों के नजर आएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो कई लोग ऐसे अभी घूम रहे हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है या गलत तरीके से उन्होंने लगा रखा है। तो नाक और मुंह दोनों बंद होगा तब जाके आपका जीवन सुरक्षित होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोगों ने मास्क पहना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो लोग जो है लापरवाह लोगों की वजह से ये सारे प्रकरण बढ़ रहे हैं। और लगातार छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के मरीज भी लगभग 50 से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इंडिया न्यूज की पहल के बाद छत्तीसगढ़ में अब बहुत से लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आने लगा है, लेकिन वह मास्क कहीं ना कहीं कोई थोड़ी पे लगा रखा है, कोई नाक के नीचे लगा रखा है, कोई मुंह को ढके रखा है और लोगों का ये कहना है कि हमारे को सांस की प्रॉब्लम है। इस तरह के कई बहाने भी करते नजर आते हैं, लेकिन आपके बहानों से आपकी जिंदगी नहीं बचती है,